हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मिल रहा है आपको अपने बोर्ड क्लासेस और कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने का मौका। तो आज हम क्लास 12 का जो एक चैप्टर है मैट्रिसेस, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 है हमारा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और काफ़ी इजी एक चैप्टर है ये, जो कि और एक स्कोरिंग चैप्टर है आप लोगों के लिए। और इसमें ज़्यादा चीज़ें मतलब एकदम सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं जो समझने की हैं। और हम यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं करने वाले हैं, एकदम सिंपल चीज़ों पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी बातें होने वाली एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से होने वाली है। तो क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आज हम इससे बहुत अच्छी दोस्ती करने वाले हैं चैप्टर के साथ, ठीक है, जिससे कि आप इसको स्कोर कर पाएं। और बिल्कुल सिंप्लीफाइड चीज़ें, जो एकदम सिंपल चीज़ें हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा समझने आने पे हम अच्छी चीज़ों पर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। बिल्कुल आज क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं, मीन्स हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू मैट्रिक्स समझेंगे, एलिमेंट्री ऑप्शन होगा, ठीक है, और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होगा। तो अगर इसमें से कुछ हमारे जो न्यू सिलेबस है उसमें कुछ कम हो गया है तो हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक कि आज तक का सेशन जो रहे, अभी तक का जो सेशन रहेगा हमारा आज का, वो आपको मैट्रिसेस से काफ़ी अच्छी यहाँ पे दोस्ती करा देंगे, एकदम जिगरी दोस्ती, एकदम क्लोज बॉन्ड फ्रेंड आप बन जाओगे यहाँ पे बचपन के। ओके चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस इन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या फंक्शन, द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो बताया हुआ है कि क्या है, देखो मैं तो ज़्यादा बड़ी बात करता नहीं हूँ, आपको सिंपली समझने की कोशिश करता हूँ पहले तो, ठीक है। सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी डेटा को, ठीक है, इन ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, इन ब्रेसेस के अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है। किसी डेटा को इन ब्रेसेस के अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है। किसी डेटा को अगर हम इस ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरह के डेटा के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम सिंपली एक और डेफिनेशन समझ सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो डेटा का जो अरेंजमेंट है ब्रैकेट के अंदर, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को आप कुछ इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डेटा को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ओके, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो डेटा जो इस ब्रैकेट के अंदर अरेंज किया गया है, ठीक है, तो इन जो ये एंट्रीज हैं, जो ये डेटा है, इस हर एक डेटा को, हर एक एंट्री को हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट। हर एक डेटा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस डेटा का जो अरेंजमेंट है वो रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज किया गया है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनको रोज काउंट करते हैं कि ये एक रोज है, ये दूसरी रोज है, और ऐसे काउंट करेंगे तो ये कॉलम्स काउंट किए जाएंगे 1 2 3 4, कि भाई इसमें रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे कितने रोज हैं, यहाँ रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है। तो इसके पास 3 रोज है, 2 कॉलम है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। तो हम डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्मेट के अंदर और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म, मतलब ये एक सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिक्स इसका प्लूरल फॉर्म है। और जो ये डेटा लिखा गया है इसको मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहा जाता है, या एंट्रीज जो बोला जाता है, ठीक है। हर एक एंट्री है, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर काफी तरह की मैट्रिसेस हो सकती हैं, उसका क्या अरेंजमेंट हो सकता है, उनके ऊपर भी हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मैट्रिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी एक तरीके से उसकी पहचान है, उस पर भी हम बात करेंगे अब आगे, ठीक है। जैसे कि हमारी पहचान क्या होता है, हमारा नाम, वैसे ही मैट्रिसेस की पहचान होती है
जो चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मतलब जो ऑर्डर है वो मैट्रिसेस की एक तरीके से आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी मींस इसकी पहचान, ठीक है, इसकी एक पहचान है। देखिए अब यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तो डेटा इस तरीके से लिखा हुआ है आपको, ठीक है। ये आपकी रोज है, इस तरीके से ये रोज चल रही है, ठीक है ना। और इस तरीके से कॉलम्स हैं, ओके, कॉलम्स हैं, क्लियर है। तो देखिए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है A11, पहले एलिमेंट को 11 बोलते हैं, ठीक है, सेकंड एलिमेंट को 12 बोलेंगे, रो में जो एलिमेंट है, ठीक है। तो अब ये बात को समझिएगा आप, जैसे कि मान लो मैंने मैट्रिक्स लिखी 1 2 5 6, ठीक है, मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर देखा जाए तो मैं इसमें पहले ऑर्डर कैसे निकालूंगा कि इसके रो में इसकी कितनी रोज है। तो इसकी 2 रोज है यहाँ पे, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो होगा 2/2। कितना होगा? 2/2। तो भाई हम जो रोज हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उनको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉलम को n से। तो m/n, ठीक है, इसको कैसे कहा जाता है? m/n। क्या कहेंगे? m/n, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अगर हम ऐसी बात करें, देखो यहाँ पे कुछ 1 2 5 0 -1 3, ओके। तो अगर कहा जाए कि इसका कितना ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर देखना है तो पहले रो देखो कितनी रोज है, 1 और 2, 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। आई बात समझ में? लेट मी डिस्कस वन मोर। 1 5 6 9 3 2 1 2 0 1, ओके। डेटा का रिपीटिशन हो सकता है, एलिमेंट्स का रिपीटिशन हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कहा जाए कि भाई इसका आप क्या फाइंड आउट करो, देखिए तो इसका अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो देखेंगे हम कैसे इसका ऑर्डर होगा। तो हम काउंट करेंगे, रोज कितनी है? 1 और 2, कॉलम कितने हैं? 5। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/5, बिल्कुल 2/5 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो जो एलिमेंट लिखा जाता है, ठीक है ना, जो एलिमेंट लिखा जाता है उस एलिमेंट को, जो ये एलिमेंट है उसको Aij से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Aij से, ठीक है। तो I का मतलब होता है रेस्पेक्टिव रो नंबर। I का मतलब क्या है? रेस्पेक्टिव रो नंबर। और J का मतलब होता है रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। क्या होता है? J का मतलब रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर, ठीक है। अब मतलब कि ये कहना क्या चाहता है, तो छोटा सा समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिसेस है, इसके ये एलिमेंट्स हैं, ये सभी इसके अंदर आए हुए हैं। अब मुझे कहा जाए Aij, तो I की जो वैल्यू होती है, जो I रेस्पेक्टिव रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है, पर m से हमेशा छोटी रहेगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू बताई हुई है, ठीक है ना। और n की वैल्यू भी, जो j की जो वैल्यू रहेगी वो 1n के बराबर हो सकती है, और 1 से 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि आप A23 निकालो। क्या निकालो? A23 की वैल्यू फाइंड आउट करो इस मैट्रिसेस से। तो A23 का मतलब हुआ कि सेकंड रो। क्या बोला उसने? सेकंड रो। 2 का मतलब होता है सेकंड रो। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। सेकंड रो और थर्ड का मतलब है थर्ड कॉलम। सेकंड रो में थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो में थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट हुआ, तो कितना वैल्यू हुआ उसका? 9। अगर वो आपसे पूछता है कि भैया A31 निकालो, कितना निकालो? A31। तो A31 का मतलब पहले रो की बात होगी। तो भाई आप आइए पहले रो पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड रो, देखिए क्या देखेंगे हम लोग? थर्ड रो। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड रो। थर्ड रो पे कॉलम में पहला, तो कॉलम में पहला, थर्ड रो के कॉलम में पहला कौन सा हुआ? 3। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 3, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर ली हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर की। पहली चीज, पहले क्या होता था भाई, पहली चीज पढ़ी हमने कि मैट्रिसेस मैट्रिक्स क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है, इसको ब्रैकेट में हम अरेंज करते हैं, ठीक है। इसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट हम डेटा को अरेंज किया जाता है। ये बात हमें यहाँ तक समझ में आई है, ओके। चलिए फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या हुआ कि मैट्रिक्स की एक पहचान होती है कि मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम है, उनको m/n के फॉर्मेट में लिखा जाता है। m इज अ रो नंबर, n इज अ कॉलम नंबर। क्लियर है? तो यहाँ तक हम पहचाने। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए इससे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन से ही हमें थोड़े और डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है।
तो ये मैट्रिक्स ए दिए, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे, और राइट कुछ करना है, मतलब कुछ बताना है यहाँ पे। तो पहली चीज़ बतानी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। क्या बताइए? ऑर्डर। ठीक है, पहला बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखनी है तो इसके पहले रोज काउंट करो। तो 1 2 3 रोज है, तो रोज कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, और इसको m/n से लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/4। ये m की वैल्यू और ये n की वैल्यू। क्लियर? तो m/n, इंटू नहीं बोलेंगे, m/n बोलेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप इन दोनों जो नंबर साइन को मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 12। देखोगे तो यहाँ पर भी 12, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज समझ में आ गई। थर्ड थिंग, तीसरी चीज देखो, राइट द एलिमेंट्स द वैल्यू। A13 कितना होगा? A21 कितना होगा? A33 कितना होगा? A24 कितना होगा? A23 कितना होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो ये हो गया, इसमें थर्ड कॉलम 1 2 थर्ड, तो ये वाला हो गया हमारा A13। कितना आया? 19। दूसरा है A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो तो ये रही मेरी, दिस इज सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम होता है, तो ये वाला एलिमेंट हो गया। ठीक है, कितना आया? 35। ओके, फिर देखो A33, तो A33 का मतलब होता है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए ये थर्ड रो है हमारी, इसमें थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम यहाँ पे आया, तो दिस इज द एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट कितना हो गया हमारा? देखिए इनका मैच ऐसा मैच हो जाएगा। देखो यहाँ से थर्ड वाला और ऐसे थर्ड वाला, तो कितना आ रहा है हमारा? -5 आ रहा है। कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। वैसे ही A24 निकालेंगे और A23 आप खुद भी अकेले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को जो पढ़ा था हम लोगों ने वो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, कि जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फाइंड आउट हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ठीक है, और व्हाट इफ अगर क्या हो, अगर उसके पास दूसरी मैट्रिक्स है एक और वहां पे अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स हो, तो उसके कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो पहली बात है कि भैया कि m इंटू n का जो वैल्यू है वो कितना है? 24 है। ठीक है भैया, ठीक है ना, तो 24 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो 24 जो वैल्यू दी हुई है ना, इसको कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो देखो अब आप। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू 6 कर सकते हैं, फिर 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। अब ये सब ऐसा क्या मतलब है कि 6 इंटू 4 मतलब कि अगर हम इस डेटा की 6 रोज बता दें, कितनी बना दें? 6 रोज। ठीक है ना, ऐसे हम इसकी 6 रोज बना दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 बना दी। और कितने कॉलम बनाएंगे? 1 2 3 4, तो डेटा को 6 रोज और 4 कॉलम में अरेंज करना रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो इधर की तरफ 4 रोज बनाएंगे, ओनली 4, कितनी? 4, और 6 यहाँ पर कॉलम बना देंगे, उसमें अरेंज करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कितने तरीके से बनाए, कितना ऑर्डर है यहाँ पे, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। तो 24 अगर एलिमेंट है तो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो कितने हो गए हमारे पास? 8। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लीजिए दूसरी बात यहाँ बोलता है कि अगर 13 एलिमेंट्स हो, ठीक है, m इंटू n कितना हो? 13, तो 13 के फैक्टर 2 ही होते हैं, तो 1 इंटू 13 कर सकते हो। ठीक है, और एक आपके लिख सकते हो 13 इंटू 1, तो इसके जो ऑर्डर निकलेंगे हमारे पास दोनों के कितने निकलेंगे? 2 ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स निकलेंगे यहाँ पे? 2 ऑर्डर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस मतलब कि हमारे पास क्या है, A B C D E F G H I, ठीक है,
ऐसे 3x3 की मैट्रिक्स, मतलब उसमें 3 रोज हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। 3 रोज हैं और 3 ही क्या है, हमारी कॉलम है। ठीक है, तो हर एक एंट्री जो है ना वो 0 से भरनी है या फिर 1 से भरनी है। मतलब कि हम हर एक जगह पर या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नहीं भर सकते, या तो 0 या 1, 0 या 1, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, दो में से एक ही एंट्री भरनी है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो अब आपको, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3 है, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे इसके। ठीक है, कितने ऑर्डर से हम इसको भर सकते हैं भैया। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी इसकी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती है जो 3x3 ऑर्डर रखती हो, जिसमें 0 और 1 भरना। तो अब आपके पास क्या है कि भैया आपको भरना कितना है, 0 और 1। ठीक है, क्लियर है। तो आपको भरने वाली चीजें कितनी है, नंबर ऑफ फिलिंग थिंग्स कितनी है, 2 है। ठीक है, दो चीजें भरनी है, और कितनी बार भरनी है, 2 चीजें 9 बार भरनी है। तो कितने इसके मैट्रिसेस हो जाएंगे, 2 to the power 9, दिस इज इक्वल टू 512। 0 और 1 भरना है आपको, 2 आपके पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 चीजें भरनी है 2 तरीके, और इसको 9 जगह पे भरना है, तो 2 to the power 9 टाइम हो गया। ओके, 512 इसका आंसर आ गया। तो ये वाला यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं कि मैट्रिसेस ने अपना एक खुद का क्या बोलते हैं फैमिली बनाया हुआ है। ठीक है, कितने टाइप में, इसमें कितनी चीजें हैं, सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास केवल एक सिंगल कॉलम होगा इस तरीके से। ठीक है, एक सिंगल कॉलम होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो अगर इसका हम लोग ऑर्डर लिखें, ठीक है, क्या लिखें, ऑर्डर लिखें, तो कितना आ जाएगा, 4 into 1, मतलब कॉलम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, 1। ठीक है, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो 1 5 6। ठीक है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अगर आपने 1 लिख दिया तो ये भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, केवल एक ही इसमें कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स की क्या बात होगी भैया, इसके अंदर बात होगी कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक सिंगल कॉलम होगा, काफी ज्यादा जो रहेंगे, क्या रहेंगे हमारे पास, रोज रहेंगे। ठीक है, तो मतलब इसको कभी कभी ऐसे भी, जैसे हम m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो n की वैल्यू तो यहाँ पे कितना फिक्स हो गया, 1। तो जो मैट्रिक्स होती है उसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि कई बार कि भैया जो मैट्रिक्स होगी वो m इंटू 1 के फॉर्म में होगी। ठीक है, मतलब जो रोज है उसकी तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, पर जो हमारे पास n है वो हमेशा 1 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड थिंग इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, एक रो होगी और काफी सारे कॉलम्स होंगे। क्या होगा, एक रो होगी। ठीक है, रो कैसे हैं, जैसे कि रो है 0 1 2 3, सॉरी मैंने गलत लगा दी यहाँ पे। देखिए रो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक ऐसे रो होगी, ठीक है ना, एक सिंगल रो होगी और कॉलम काफी सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगर इसको देखें तो 8 1 5 6। ठीक है, तो इसमें कितने रोज हैं, तो एक रोज है और 4 कॉलम है। तो ये हमारी क्या हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, जो m की वैल्यू है ना वो अब इस बार 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ये वाला बना दिया 2 5 6 7, तो इसमें m की वैल्यू तो हमारी कितनी हो गई, 1, और n हमारा n रहा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी रो मैट्रिक्स के अंदर, उसमें रो हमेशा 1 रहेगा और जो कॉलम है उसकी वैल्यू n रहेगी, मतलब वो वेरी करती जाएगी, कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है ना, काफी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। मतलब तीनों नाम एक ही चीज के हैं, नल कहो, जीरो कहो या वॉइड कहो। मतलब कि जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर हम उसको वॉइड मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज हमारी 0 हो रही हो, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं,
उसको हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। किससे करते हैं? ओ से। ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम किससे करते हैं? ओ से करते हैं। फोर्थ थिंग इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब रोज और कॉलम की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो हमेशा कभी बराबर नहीं होंगे। दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर देखो, इसको देखें तो ये 2/3 है, ये 3/2 है। मतलब रोज और कॉलम की यहाँ पे संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक तो काफी बेसिक था। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होगी। नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ तक की तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीजों पे। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उल्टा हुआ। क्या वो उल्टा हुआ कि भैया उसने बोला कि रोज और कॉलम की संख्या होगी बराबर, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे भैया? जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2 हुआ। ठीक है, ये मैट्रिक्स बना दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3/3 हुआ। तो ये मेरी कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो जिसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए वो हो जाए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाई आ गया एक और, जिसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा भैया? तो डायगोनल मैट्रिक्स ने कहा कि भैया होगा डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, बट इसने कुछ बात नहीं रखी। इसने कहा कि भैया कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो लेफ्ट मोस्ट से लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ, ठीक है, जो ये आपको ऐसे डायगोनल बना हुआ है, जो डैश डायगोनल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल है, और यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर i इज इक्वल टू है हमारा z। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज है वो कभी भी क्या होगी? जीरो नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी वैल्यू जीरो हो रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का कहना ये होता है कि भैया डायगोनल मैट्रिक्स का ये कहना होता है कि भी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? जीरो। तो उसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, मतलब जो ये वाली एंट्रीज है ना, किस तरह की? A11, A22, A23, A33, ये इनकी वैल्यूज कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनकी कभी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? तभी मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स आपकी ये फॉर्म में भी सकती है 2/2 के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में और हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें 3/3 और 2/2 की मैट्रिक्स का ही बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। ठीक है ना, तो 3/3 और 2/2 मैट्रिक्स को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। बिल्कुल, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद एक और मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आई? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसने कुछ नई बात रख दी यहाँ पे। क्या बात रख दी इसने नई? कि भैया कि भाई मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की भी बात मानूंगा कि भाई रोज और कॉलम बराबर हो। मैं डायगोनल की भी बात मानूंगा कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो। ठीक है, मैं तीसरी बात क्या मानूंगा? उसने तीसरी बात अपनी रखी कि भाई पहली बात स्केलर मैट्रिक्स ने बोला कि मैं स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनूंगा। ठीक है, दूसरी बात बोली कि मैं डायगोनल की बात भी मानूंगा। ठीक है, तो मतलब कि इसने कहा कि भैया कि डायगोनल की बात मानूंगा तो बाकी एलिमेंट क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। ठीक है, बाकी एलिमेंट क्या कर देंगे भैया? जीरो कर देंगे। ठीक है, समझना। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो कैसे। तो इसने कहा कि भैया जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट आएंगे ना वो सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? हमारे सेम होने चाहिए।
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर? क्या होने चाहिए? एक जैसे, तो ही मैं बनाऊंगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अगर चाहो तो ऐसे देख लो, तो क्या होने चाहिए? सेम। तो 3/3 में भी यही बात हुई और 2/2 में भी यही बात लगेगी कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई कि उसने दोनों की बात रखी और खुद की भी बात बना ली। फिर इसके बाद एक और चीज है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने कहा कि मैं स्क्वायर वाले की भी बात मानूंगा, मैं डायगोनल की बात मानूंगा, मैं स्केलर की बात मानूंगा, पर मेरी बात भी रखी जाए। ठीक है, तो उसने अपनी क्या बात बताई भैया? उसने बात बताई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की जो वैल्यूज होगी वो कितनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से? वो 1 होनी चाहिए। उसी को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने स्क्वायर मैट्रिक्स की भी बात मानी है, डायगोनल की मानी है, स्केलर की मानी, तब जाके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है और ये काफी यूज आएगी आपको। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो किससे करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा स्क्वायर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सफिशिएंट हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग है, अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर, जिसका पहला ऑपरेशन है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि यहाँ पर मैट्रिसेस को कैसे इक्वल कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है XYZPQR। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स जब भी इक्वल हो सकती है जब उनके ऑर्डर जो हैं अगर सेम है, तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपको 2/3 की दिख रही है तो ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो ये पहला फर्स्ट एलिमेंट है किसके बराबर होगा? आपके इसके बराबर होगा, मतलब A = X होगा। तो सिमिलरली B किसके बराबर होगा? Y के। और C किसके बराबर होगा? हमारे Z के। ठीक है, तो D किसके बराबर होना चाहिए? P के। और E किसके बराबर होगा? हमारा Q के। और F किसके बराबर होगा? हमारे R के। ठीक है, तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, जिससे हमें क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर बात है इतनी? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई भैया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो भैया इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ठीक है, जैसे कि हमारे सामने समझिए कि एक क्वेश्चन बना दिया हमने 2 3 6 x। ठीक है, और यहाँ पे बना दिया मैंने ABC3। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो इक्वल होने के लिए बोले कि जरूरी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें ABC की वैल्यू निकालनी है तो A की वैल्यू कितनी जाएगी? 2, B की वैल्यू कितनी जाएगी? 6, और C की वैल्यू कितनी जाएगी? हमारी 3। ठीक है, और X की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा? हमारी 3। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आज के हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल चीजें लेके चल रहे हैं कि जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है या जो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से वो हमारी अपनी पढ़ाई को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपको XYZ फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड करना है आपको XYZ। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी 2/2 का है, इसका भी 2/2 का है। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पर 1। ठीक है, y कितना निकल जाएगा आपका 4, और z कितना निकल जाएगा आपका 3। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि अब आपको ABC भी निकालना है और XYZ भी निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ABC भी निकालना है, XYZ भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, पहले सिंगल इक्वेशन को देखो, जैसे A-1 है तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ठीक है, तो ये वाला जो A22 है ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो A-1 इक्वल टू कितना? -3। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? -2।
ठीक है। दूसरा देखो आपका x प्लस थ्री इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट इस वाले फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। z प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 6, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है यहाँ का, ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ओके। फिर ये वाला देखेंगे 2y माइनस 7 और 3y माइनस 2, तो 2y को उधर भेज दो, ठीक है। तो y माइनस 7 प्लस 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया -5, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमारे को a निकल चुका है, x निकल चुका है, अब b निकालते हैं। देखो तो b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम एक तरफ करते हैं तो b का वैल्यू आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7, ठीक है। फिर देखिए 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो c वैल्यू व्हाट -1, c का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा -1। तो वेरी इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ABC एंड XYZ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसी अगर एक की वैल्यू 0 आ गई हो तो फिर सारी वैल्यूज ही उसकी 0 आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन करने में, क्लियर है। ओके, नाउ डू द एडिशन द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो दो मैट्रिसेस को ऐड तभी किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट तभी किया जाता है जबकि उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ऑर्डर सेम हो। पहली चीज, मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिसेस है ABCPQR, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और दूसरी मैट्रिसेस है हमारे पास में, इसका नाम दे देते हैं हम A मैट्रिसेस, ठीक है, ये हमारी A मैट्रिसेस है। और ये हमारी B मैट्रिसेस लिख देते हैं DEF TUV, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर इन स्मॉल TUV, ओके। अगर हमें इनको ऐड करना है ना तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो पहले देखते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इनका 2/3 का ऑर्डर है और इसका भी 2/3 का ऑर्डर है। तो जब इनको ऐड करेंगे A प्लस B अगर हम करते हैं तो क्या ऐड होगा, जो ये वाला एलिमेंट है वो इसी एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस D हो गया, B वाला एलिमेंट हमारा इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये B प्लस E हो गया। फिर C वाला एलिमेंट F के साथ ऐड होगा तो कितना आएगा, C प्लस F होगा, ओके। फिर P वाला किसके साथ ऐड होगा, T के साथ होगा, तो कितना होगा P प्लस T हो गया। फिर Q प्लस U हो गया और R प्लस V हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। जैसे अब A और B के बीच में आप सब्ट्रैक्ट करना है तो इस वाली मैट्रिसेस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किससे कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस B से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो यहाँ कितना हो जाएगा -D, ठीक है, -E और माइनस का F, ठीक है। और यहाँ पे -T -U और माइनस का V, ओके। तो अब A और B को ऐड कर लो तो ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगा आपके पास में। तो क्या आएगा, A माइनस D, B माइनस E, C माइनस F, ठीक है, P माइनस T, Q माइनस U और R माइनस V, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है। देखिए अब हमको क्वेश्चन में इससे अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, आपको A, B और C तीन मैट्रिक्स दिए, तीनों में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आप खुद बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर है, ठीक है। 3 रोज दिख रही है, 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो इसका जो तीनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, ठीक है। तो इनमें एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इक्वलिटी भी हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखो अब हमें क्या करना है, A प्लस B करना है, पहले तो कंप्यूट करना है A प्लस B, ठीक है। देखोगा तो ये वाला इसके साथ प्लस होगा 1 + 3 तो कितना हो गया 4, 2 - 1 कितना होगा 1, -3 - 2 तो ये हुआ माइनस का 1, ओके। फिर 5 + 4 तो ये हुआ 9, 2 + 0 तो ये 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3 -1 4, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया, इसके बाद देखो अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो B - C करना है, ओके। क्या करना है, B - C अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा सा। तो B की वैल्यूज में C को माइनस कर दो तो 3 - 4, ठीक है। तो कितना आएगा -1,
-1 और ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 - 2 तो कितना हुआ 0। क्लियर है। भाई हमें माइनस करना है ना, तो हम इनको सपोज नेगेटिव कर देते ना पहले से ही। देखो सी से आगे कुछ काम है नहीं, इसको नेगेटिव कर दिया। 0 के आगे नेगेटिव लगता नहीं, पर मैंने लगा दिया ऐसे ही, ठीक है। देखिए b - c कर रहे हैं। अब आगे देखिएगा बेटा आप लोग, देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ माइनस किया, फिर इसके आगे देखो कि 4 को 0 में से माइनस करोगे तो 4 आएगा, 2 को 3 में से माइनस करोगे तो -1 आया, 5 को 2 में से माइनस किया तो 3 आ गया, फिर 2 को 1 में से माइनस किया तो 1 आ गया, 0 को -2 में से माइनस किया तो -2 आ गया, ठीक है। और 3 को 3 में से माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा b - c का आंसर आ गया। तो वेरी इजीली हम लोग यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑर्डर अगर सेम होगा तभी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहाँ पे करवाया है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2 मैट्रिसेस का सम, ठीक है। 2 मैट्रिक्स भाई x और y फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो आपको x + y दिया हुआ है कितना, x + y आपको कितना दिया है बच्चों 7,7205, ठीक है, ये दिया है। और आपको x - y दिया है आपको 3003, ये दिया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि x और y को फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 के साथ ऐड कर लेते हैं। तो x + y + x - y, भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो ऐड हो जाएगा, और इधर जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो अपने साथ ऐड हो जाएगा। भाई मैट्रिसेस में तो मैट्रिसेस ही ऐड हो पाएगी, ठीक है। अगर आप y को देख रहे हो तो पहचान सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल से भी आगे वाला पार्ट है ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं ना 3 3। देखो यहाँ से y कट हो गया, कितना मिल गया 2x मिल गया, ठीक है। 7 + 3 कितना हुआ 10, 0 + 0 0, 2 और 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे इतना कर लिया, तो अब x कैसे निकालेंगे देखो। तो अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखो कि अब आपका हर एक एलिमेंट जो है ना वो क्या हो रहा है, वो 2 का मल्टीपल है। क्या किसका मल्टीपल है, 2 का, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर रहेगा 5104, ओके, इक्वल टू 2x। तो दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, तो x की जो मैट्रिक्स है वो 5104 मिल चुकी है। आप वैसे अब y की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो y की मैट्रिक्स निकल जाएगी, या फिर x की वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स को, तो निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरी मैट्रिक्स भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए cos स्क्वायर x ये हमारा कंप्लीट हो गया, प्लस ये वाले को हमें ऐड करना है, ठीक है। को सिंपली स्क्वायर इसके साथ ऐड कर लो, तो क्या हुआ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर नीचे वाले को ऐड कर लो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और फिर ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो इन चारों की एंट्रीज हमने ऐड कर ली, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी आइडेंटिटीज है 1 1 1 1, इसका आंसर मिल गया। दिस इज नॉट अ, ठीक है, सारी वैल्यूज हमें 1 मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए, वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के ऊपर। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो उसको इतना समझो, जैसे कि कोई नंबर है बाहर, ठीक है ना, कोई नंबर है k, वो मैट्रिक्स के बाहर है, ये हमारी मैट्रिक्स है एक समझो। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये नंबर k सभी से मल्टीप्लाई होगा, ka होगा, kb होगा, kc होगा और kd होगा। एक k एक नॉन जीरो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि ka kb इस तरह से कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है हमारे पास, ठीक है।
तो हम k को कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं। तो k जब बाहर कॉमन निकलेगा तो चारों में से बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई 2 नंबर है और अंदर नंबर से हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, -2 0 -6 8, ओके क्लियर है। या फिर हम एक चीज सोचते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स है 9 6 12 24, ठीक है। तो इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो देखा जाए तो सभी में से 3 कॉमन ले सकते हैं। कैसे हैं कि ये 3/3 है, ये 3/2 है, ये 3 4 है और ये 3 8 है। अगर सभी में से 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 3 2 4 और 8, क्लियर है। इतना हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो ये होता है स्केल ऑफ मैट्रिक्स। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और चारों में से कोई अमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। देखो अब इसका एक क्वेश्चन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हमारे सामने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपको इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर जैसे यहाँ 2 बाहर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 6 0 2x, भाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया है ना। फिर देखो प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब सिंपली कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान समझो, इन दोनों को ऐड करना है तो 2 और y को ऐड कर लो, 2 + y हो गया, 6 और 0 को ऐड किया 6 आ गया, 1 आ गया और एक 2x + 2 आ गया हमारे पास में, ठीक है। इतना हो गया इक्वल टू 5 1 6 8, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये इक्वेशन है 2 + y, तो इसको कैसे सोल्व करोगे भाई 2 + y = 5, इक्वलिटी कर ली, y का वैल्यू 3 आ गया, 2x + 2 है इक्वल टू कितना रखेंगे 8, क्योंकि ये इस पोजीशन पे तो इसके साथ कंपेयर होगा। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस करोगे तो 6 हुआ और डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का इक्वेशन कंप्लीट होता है। देखिए अब एक और वन मोर क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। सॉल्व द इक्वेशन फॉर द x y z, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x हुआ, फिर 2z हुआ, फिर 2y हुआ और फिर 2t हुआ, ठीक है ना। हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज निकालनी है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 1 होगा, -3 होगा, 0 होगा और 6 होगा, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करो सभी से, तो 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 6 = 18, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो उसके बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐड करने पे क्या हो रहा है, देखो 2x + 3 2z - 3 2y and 2t + 6 equal to is that 9 15 12 18। तो इसमें वही काम रह गया है जो पहले हम लोगों ने कर चुके थे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को 9 के बराबर रख देंगे, 2x + 3 = 9, 9 - 3 = 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिला 3, ठीक है। 2z - 3 = 15, उधर गया 18, तो z का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2y = 12, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 6 और लास्ट है हमारा 2t + 6 = 18। तो माइनस करो 12 तो t का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 6, कितना आ गया 6। तो सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे फाइंड आउट बहुत आसानी से हो गई हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीजें काफी यूजफुल है और क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मिल जाएगा cos² थीटा, फिर cos थीटा × sin थीटा, फिर नीचे कितना मिलेगा, देखिए बच्चों आपको नीचे मिलेगा माइनस का sin थीटा × cos थीटा और फिर cos थीटा × cos थीटा cos² थीटा, इतना मिल रहा है पहले वाले से। फिर सेकंड में देखिएगा sin² थीटा हुआ माइनस sin थीटा × cos थीटा हुआ, फिर sin थीटा × cos थीटा हुआ, फिर हुआ हमारा sin² थीटा। देखो वो अब आप लोगों ने देख लिया है यहाँ पे। अब इनको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे ऐड हुआ तो ये दोनों cos² + sin² ऐड हुआ तो 1 आ गया, प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये 0 बना देगा, ये दोनों भी 0 बना देंगे और ये वाला 1 बना देगा। तो हमें इससे क्या मिला, इससे मिला हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिली बच्चों हमें इससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तक को यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। आगे के सेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। थैंक यू सो मच।